जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल की संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, खासकर जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, जिन्होंने 10 पास किए हुए विधेयक नहीं, दोबारा पास किए हुए विधेयक पर भी अभी कोई आप बोल सकते हैं कि उसको अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की, और काफ़ी समय से वो लटका हुआ मामला था। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से गवर्नर के रोल, आर्टिकल 200 और किस तरह से थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट के अधिकार को भी छूने की कोशिश की है, किस केस में कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि करते हैं वो निश्चित तौर पर मेरे चैनल को देखें। और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में अगर मैं थोड़ा बहुत भी इस चैनल्स के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सका तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। ये गवर्नर के रोल को लेकर जैसा मैं जो भी वीडियो बनाता हूं तो एक क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता हूं कि उस करंट अफेयर्स के टॉपिक पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, और उस क्वेश्चंस को लेकर फिर हम स्लाइड को लेकर आगे बढ़ाते हैं। मैंने 75 ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर जो लेक्चर लिया था, तो उसमें जो अपकमिंग चैलेंजेस थे उसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की भी बात की थी, और उसमें मुख्य 2 वजह थी वो तल्ख होने की। एक तो विधानसभा अध्यक्ष के रोल के ऊपर मैंने किया था, और दूसरा गवर्नर के ऊपर किया था कि अपोजिशन लेड स्टेट में जो गवर्नर होता है, गवर्नर की 2 तरह की भूमिका होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहाँ पर वो संविधान के द्वारा मतलब उसका नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, और साथ ही वो केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। तो जहाँ उसका एक विधायी आचरण होना चाहिए, एक होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से, मतलब उन सारी चीज़ों राज्य के अंदर संविधान के हिसाब से या लॉ के हिसाब से या कानून के हिसाब से सत्ता चल रही है या नहीं चल रही है, ये सब उसकी निगरानी में होना चाहिए। लेकिन ये सब बीते दौर की बात हो गई है, और आज के दौर में गवर्नर के रोल को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा वो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो उसको लेकर जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं, और फिर स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। पहला है, डिस्कस द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द रोल ऑफ द गवर्नर इन द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। हाउ डज दिस रूलिंग इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि आप आज का अभी कोई भी साइट वगैरह खोलेंगे तो ये जो वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट को तमिलनाडु में जो पार्टी रूल कर रही है वो इस तरह से दिखा रही है कि ये वर्डिक्ट गवर्नर के अगेंस्ट में ना होकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ यूनियन गवर्नमेंट को रन कर रही है उसके अगेंस्ट में है। तो इस तरह का है, लेकिन इस तरह के जो जजमेंट होते हैं इसके पॉलिटिकल सेंस या इंटरप्रिटेशन, मैं बार बार बोलता हूं कि उसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। क्लियर कट इंटरप्रिटेशन है, इसको एकेडमिक लिहाज से हम लोग आगे लेकर चलेंगे। एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर्स इन इंडियन फेडरलिज्म स्पेशली इन द अपोजिशन लेड स्टेट्स एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। In your opinion, how can this judgment contribute to the strengthening the democratic principle and federalism of India? ये दोनों क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। और इसके अलावा मैं एक बात और बोल दूं कि जो भी इसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। हमारे लिए है कि जिसका जो एकेडमिक है, जो करंट अफेयर्स है, वो फैक्चुअल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ ये है, जो पहली चीज वीटो पावर को लेकर है। तो ये पावर कैसे है और क्या है, इस चीज को, ये आपको पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, ये स्टैटिक पार्ट है, मैंने भी वहीं से लिया है, वहां पर आप देख सकते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि व्हेन द गवर्नर रिजर्व्स ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिजर्व्स ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो तमिलनाडु के केस में है 10 बिल है, ठीक है। ही सी विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन द इनएक्टमेंट ऑफ द बिल। इसीलिए जो जजमेंट का पार्ट है उसमें प्रेसिडेंट को भी रेफर किया गया है कि इन 10 बिलों के ऊपर जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो भी लागू नहीं होगा। If the bill is returned by the president for the reconsideration of the house or houses and is passed again, the bill must be
प्रेजेंटेड अगेन फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट ओनली। तो यहां तो दूसरा केस है, बिल वो नवंबर 2023 में तमिलनाडु विधानसभा ने पुराने पास हुए बिल को दोबारा हूबहू पास करके गवर्नर के पास भेजा था। पहले तो उन्होंने इसको एक जिस समय सीमा का निर्धारण टुडे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्धारित कर दिया कि गवर्नर के पास किस तरह की समय सीमा का निर्धारण, उससे ज्यादा तक रखा और प्रेसिडेंट को भी भेजा, तो भी वो मतलब वो समय सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तय की वो निकल चुका था। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज और हर बिल इट बिकम्स एन एक्ट, दिस मींस दैट द असेंट ऑफ द गवर्नर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो ये जो वीटो पावर है या यह जो प्रोसीजरल पावर है जो गवर्नर में निहित है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो इस पावर पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं भाई, अब कहानी ये है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जो जजमेंट है उस जजमेंट के हिसाब से अब प्रेसिडेंट भी इस पर कुछ एक्ट करते हैं तो वो लागू नहीं होगा, हमारा जो जजमेंट है वही आगे जाएगा। ठीक है, वीटो पावर क्या, इश्यूज इन द गवर्नर्स फंक्शनिंग। अब देखो ये गवर्नर के फंक्शनिंग को लेकर आज से इश्यूज नहीं है, जब नेहरू का एरा था उस समय से गवर्नर मतलब सेंट्रल गवर्नर केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। तो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से, उसके हिसाब से राष्ट्रपति होता है, उसके हिसाब से गवर्नर होता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर अपोजिशन लेड गवर्नमेंट है स्टेट में, तो उसको गवर्नर को अपने ढंग से चलाती है और यही होता आया है। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, क्या क्या है, सरकारिया कमीशन ने जिन इश्यूज को ड्राफ्ट किया है उसको हम देखते हैं। ये गवर्नर के फंक्शनिंग को लेकर हमेशा इशू रहा है। अगर सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और मान लो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट रही, तो आपने देखा कल्याण सिंह की सरकार थी तो किस तरह 24 घंटे के लिए नए मुख्यमंत्री बन गए। उस समय बड़े विवादास्पद गवर्नर हुआ करते थे रोमेश भंडारी। फिर कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया तो किस तरह से वो प्रेसिडेंट के पास विधायक को लेकर चले आए। इसी तरह केरल में गवर्नमेंट बर्खास्त की गई। इसी तरह अगर इंदिरा गांधी की सरकार आई तो जितनी अपोजिशन लेड गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने बर्खास्त कर दी। 356 का कैसे मिसयूज हुआ। तो 1985 में अगर मैं करेक्ट हूँ तो सरकारिया कमीशन बनी थी, उन्होंने गवर्नर के फंक्शनिंग को लेकर जो इशू रेज किए थे उसमें चूजिंग चीफ मिनिस्टर, इसमें क्या इशू होता है कि मान लो किसी पक्ष को बहुत ही क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली और अगर मान लो सेंट्रल में जिसकी सरकार है और वो दल अपने दम पर एक हंग असेंबली है, वो उस तरह से गवर्नमेंट बनाने में असफल है। हाल में देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से अजीत पवार के साथ ओथ लिया था वो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। पास्ट में तो कांग्रेस की रूलिंग में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। 24 घंटे के लिए जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए इन डिसमिसल ऑफ चीफ मिनिस्टर, सरकार को बर्खास्त कर देना। बोमई फिर गए थे कि विधानसभा में मेजोरिटी बिना प्रूफ किए ही गवर्नर ने ये मान लिया कि मेजोरिटी नहीं है, उसको उठा के बर्खास्त कर दिया। इन टेस्टिंग मेजोरिटी, अगर गवर्नर को किसी को फेवर देना है तो फेवर दे सकते हैं, वो सरकार को ज़्यादा समय दे सकते हैं कि आप ज़्यादा समय ले लीजिए और मेजोरिटी प्रूफ कीजिए। ये जब तक हंग असेंबलीज होती थी ये सब ट्रिक बड़े काम करते थे। अगर सेंट्रल में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जहां अपोजिशन के स्टेट में गवर्नमेंट बनने की चांस है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो उसको कम समय दिया जाएगा कि हम आपको कम समय प्रदान कर रहे हैं, आप मेजोरिटी प्रूफ कीजिए। इन डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, अपने हिसाब से सेंट्रल अपने गवर्नर को बोल के वो असेंबली को डिसॉल्व करा लेती है। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, बस यहीं से बात करना है। और ये जो रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन है, ये हमने पीछे की स्लाइड में उसी चीज को पढ़ा। क्या पढ़ा कि व्हेन द गवर्नर्स रिजर्व ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही सेल विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन एक्टमेंट ऑफ द बिल। इसी अब जब उसका रोल ही नहीं है तो इसीलिए जो जजमेंट आया उसमें प्रेसिडेंट के रूल को इन्वॉल्व कर दिया। तो ये सरकारिया कमीशन आ गया। अब गवर्नर क्या है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव, वो क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है जिस तरह फेडरल यूनियन गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह से गवर्नर होगा, सीएम होगा, कैबिनेट होगा, एडवोकेट जनरल होंगे, ये एग्जीक्यूटिव बनेगा। फिर वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज और अंडर हैंड सील, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है। और
ओथ को लेकर मैं ये बात बोलूंगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ना ओथ को बताया गया है कि वो उसका रोल ऐसा होना चाहिए कि वो अपने ओथ से चिपक कर रहे। तो ओथ में क्या है? टू फेथफुल एग्जीक्यूट द ऑफिस, ईमानदारी से फेथफुली अपने डिस्चार्ज करेगा ड्यूटीज को, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ये मैंने जो डिस्कस किया, टू डिवोट हिमसेल्फ हरसेल्फ टू द सर्विस एंड द वेल बीइंग ऑफ द पीपुल ऑफ द स्टेट। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ना, उस जजमेंट में ओथ को भी बोला कि गवर्नर शुड बाइंड विद द ओथ, मतलब जो ओथ लेते हैं उससे बाइंड रहे। अगर ऐसा रहेंगे तो वो स्टेट के खिलाफ काम नहीं करेंगे, स्टेट के साथ ही जाएंगे। अब जो द केस है, केस क्या है? द सुप्रीम कोर्ट टर्म तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि's कंडक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला क्यों? उन्होंने बोला कि उन्होंने 10 क्रूशियल बिल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने पास किया और उसको दोबारा पास किया, उन्होंने किस नाम पर? रेफरिंग देम टू द प्रेसिडेंट सून आफ्टर दे वेर रीपास्ड बाय द स्टेट कंडक्ट कम अंडर द जुडिशियल स्पॉटलाइट। और उन्होंने स्पॉटलाइट ही नहीं बोला, वो बोला कि ये जुडिशियल रिव्यू के पावर में भी आता है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से बोला। यानी गवर्नर का जो कंडक्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं था। इसको डीपली लॉ में जाएंगे तो उसमें ये भी बोला कि आर्टिकल 200 में शैल लिखा हुआ है, यानी उनको एक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर वो बैठ जाएं। और टॉप कोर्ट ने क्या बोला कि 10 बिल्स टू हैव रिसीव्ड एसेंट डिक्लेयरिंग द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हुज एसेंट द ओनली वन, उन्होंने सिर्फ एक को किया हुआ है, रिजेक्टिंग 7 एंड नॉन कंसिडरिंग 2 अदर्स टू बी वाइड, उसको भी क्या कर दिया? वाइड घोषित कर दिया। मतलब अब उसको भी निरस्त कर दिया कि प्रेसिडेंट के एक्शन का कोई लेना देना नहीं है। चूंकि तमिलनाडु की विधानसभा ने उस बिल को एक बार पास किया, दोबारा पास किया, गवर्नर उस पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहे, किस नाम पर? कि हम प्रेसिडेंट को रेफर कर रहे हैं उनकी सहमति के लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि गवर्नर अगर किसी बिल को प्रेसिडेंट को रेफर करेगा तो उसका रोल शून्य हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को भी बोल दिया कि नहीं, चूंकि ये 2 बार दिया गया है तो आपने 1 को सहमति दी है, 7 को असहमति दी है और 2 को रोक के रखा हुआ है। ये 10 बिल, वो जो आपके ये जो विधायी शक्ति है और जो राष्ट्रपति के यहाँ इस तरह की जो 10 बिलों का स्टेटस है, वो सब उन्होंने वाइड घोषित कर दिया। और अब वो चूंकि दोबारा पास किए गए हैं तो वो कानून का स्वरूप लेंगे। द आर्टिकल गिव्स ए गवर्नर 3 चॉइसेस। आर्टिकल 200 क्या चॉइस देता है ये हमको बता ही दिया है, वो हमने उस स्लाइड में भी कर दिया था वीटो पावर में। या तो आप एसेंट दे दो या विथ होल्ड कर लो एसेंट के लिए, और रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, ये 3 है। या तो आप स्वीकृत कर दो या आप रिमार्क के साथ वापस कर दो कि भैया ये हमें दिक्कत है, तो फिर विधानसभा उस पर विचार करेगी। अगर वो दोबारा भेजती है तो गवर्नर को उस समय क्या कर सकता है? वो तत्कालिक स्वीकृति देनी चाहिए, और नहीं तो वो रिजर्व रखता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये टाइम फ्रेम कर दिया। मतलब तमिलनाडु में क्या हुआ, नवंबर 2023 से लेकर आज 2025 हो गया, वो 10 बिल है। सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर कहना है कि अभी देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो बिल पास किया जा रहा है वहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट को आप विल ऑफ पीपुल कह सकते हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए लोगों ने उसको बहुमत दिया है और वो सरकार बिल पास करी। उस बिल को आप आर्टिकल 200 अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। उस बिल को आप कैसे रोक सकते हैं? और वो बिल एक बार नहीं 2 बार पास हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आप उसको रोक नहीं सकते। और उस पर आगे जाते हुए वर्डिक्ट कर दिया, क्या सीधे कह दिया कि भैया आपके पास 1 महीना से तो 3 महीना तक का समय है, इससे ज्यादा कोई समय नहीं है। और दूसरी चीज, आर्टिकल 200 पर उन्होंने सिर्फ बोल दिया कैन नॉट इनडेफिनेटली, मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए गवर्नर उस बिल के ऊपर नहीं बैठ सकता है। और दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया, स्टेट अंडर द आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा चीज उन्होंने एक बोला कि उनके पास 3 ही चॉइस है, लेकिन उसको टाइम पीरियड से उन्होंने जोड़ा। और वो इन्होंने साफ बोल दिया कि किसी तरह गवर्नर टू सिट ऑन द बिल एंड एक्सरसाइज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो ये गवर्नर के एस्पेक्ट में बोला गया, प्रेसिडेंट के एस्पेक्ट में नहीं बोला गया है। अभी तो मामला ऐसा चल रहा है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या यूनियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशन ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है, एक बार ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था।
तो ये भी कंडीशन आएगा तो हो सकता है केंद्रीय सरकार, मान लो कि कोई राष्ट्रपति ऐसा है जो जिसी वजह से सोचता है कि इस बिल को उसको सहमति नहीं मिलना चाहिए, तो पॉकेट वीटो पर, तो उस पर अभी तक तो जो लिखा है पॉकेट वीटो की वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, उसके ऊपर वो बैठ सकता है। लेकिन गवर्नर के एस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, आर्टिकल 200 का मतलब ये नहीं है कि आप पॉकेट वीटो है इंडेफिनिट पीरियड के लिए बैठ सकते हैं। ये बोल ही दिया, टाइम लिमिट कर दिया है, गवर्नर कैन नॉट बी इनडेफिनिटली डिले एक्सरसाइजिंग हिज और हर चॉइस, द कोर्ट सेड 1 month आपको एसेंट withhold the assent, add and advise the state cabinet, the court said if withhold assent contrary to the cabinet advice maximum 3 months, या प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व करेगा तो 3 महीना। 3 महीना से ज्यादा का समय ही नहीं है, यानी आपको बढ़ाना है। आप जो गवर्नमेंट है और टाइम लिमिट एकदम फिट कर दिया कि सीधी सी बात है। उसमें एक चीज जो बोला उस चीज को देखिए, मैंने बोल दिया their governor must look within themselves and reflect whether their actions were in line with the constitutional ethos, मैंने बोला ना, and aspiration of the people deploying assent and identifying on the bill। इसके अलावा उन्होंने बोला कि into, वो बोला कि which voiced the aspiration of the people into the mere piece of paper justice ऑब्जर्व। उन्होंने बोला कि देखो भाई, ये लोगों की इच्छा है, लोगों का वॉइस है। अब इस पर आगे जो चीज कहना है, टाइम लिमिट डिफाइन होने के बाद से जुडिशियल रिव्यू के लिए बोल दिया कि गवर्नर अगर इस तरह के एक्ट करेंगे तो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, हम जुडिशियली इस चीज को रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद नो पॉकेट वीटो, ये बता दिया एज सुन एज पॉसिबल। आर्टिकल 200 में लिखा है ना कि विथ द असेंबली एज सुन एज पॉसिबल, तो उस चीज को भी डिफाइन कर दिया कि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि वो व्यक्तिगत जो पर्सनल ये सारी चीजें हैं उस पर भी उन्होंने बोल दिया कि सेम बिल दोबारा पास होकर आया तो फिर उसको रोकने की क्या जरूरत है। इस तरह की चीजें बिल्कुल तरह से उन्होंने उनके बिहेवियर को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, आर्बिट्री एंड इरोनियस बोला। इसके अलावा उसमें डेट लाइन भी, टाइम लाइन भी दिया। मैंने बताया आपको नवंबर 18, 2023 की टाइम लाइन है और उसको दोबारा भेजा गया। उसके बाद से वो इतने लंबे समय तक उसके ऊपर बैठे रहे। और उन्होंने बोला कि गवर्नर एज ए जनरल रूल हैड टू अबाइड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट अंडर आर्टिकल 200 व्हाइल डिस्कसिंग द कोर्ट नोटेड। और उसके बाद से द मैसेज मस्ट एक्ट विद द ड्यू द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड TN गवर्नर रिजर्वेशंस ऑन 10 बिल्स। ये हो गया। लेकिन अब इसमें 2-3 चीजें हैं। मैसेजिंग ये है कि ये गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन में फ्रेम कर दिया, ठीक है। अब मेरा यह मानना है कि आने वाले दिनों में जो असेंबली के स्पीकर वगैरह होते हैं उनको भी इसी तरह के टाइमलाइन में कुछ ना कुछ गाइडलाइन आएगी कि बहुत इंडेफिनिट मैंने असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शंस हो जाते हैं, तब तक पुराना ही केस चलता रहता है, वो सारी चीजें होंगी। ये होने का कारण क्या है कि मोरल और इथिकल वैल्यूज में जो डिक्लाइनेशन है, जो गवर्नर है वो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली लगभग, अभी कुछ तरह के अमेंडमेंट वगैरह नहीं है, जो शुरुआती दशकों में गवर्नर के पास जितनी शक्तियां होती थी, विधायी शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होते थे, आज की डेट में भी उतनी ही है। डिक्लाइनेशन क्या है? इथिकल और मोरल वैल्यूज की है, पॉलिटिक्स की है। पहले भी गवर्नर ने, आपको बताइए, केरला की सरकार बर्खास्त की गई, बिहार की सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी वो बर्खास्त की गई, कल्याण सिंह की सरकार, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बीजेपी की जितनी गवर्नमेंट थी वो सारी बर्खास्त कर गई, यूपी में इस्तीफा दिया। तो ये चलता रहा है। लेकिन इस तरह से जब चीजें बहुत ज्यादा होने लगी, जैसे SR बोमई सुप्रीम कोर्ट में गए तो फ्रेम किया गया कि नहीं, फ्लोर पर ही तय होगा कि मेजोरिटी किसी के पास है या नहीं, फ्लोर पर तय होगा। उसके बाद से ये केस आया। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी से भी मैं इस चीज को जोड़ के आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं ये इंश्योर कर रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो और स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिलेशनशिप, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो निश्चित तौर पे इस मैसेज को इस तरह से प्रोपोगेट करेगी कि पॉलिटिकली वो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर बढ़त बनाई हुई है। लेकिन हमें इसको इस ढंग से नहीं देखना है,
हमारे लिए यही सवाल है, जो सवाल था कि जो लेटेस्ट जजमेंट है वो जजमेंट सेंट्रल और सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के फेडरलिज्म के एस्पेक्ट को कैसे टच करती है। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि गवर्नर की जो शक्तियां हैं निश्चित तौर पर वो एवाइड है कि वो राज्य सरकार के सलाह से चलेगा और उस प्रकार से चलेगा, लेकिन कहीं कहीं जो आर्टिकल 200 का जो पावर था उसका मिसयूज होता था, उसको इस जजमेंट के बाद जो इसका इंटरप्रिटेशन है क्लियर है, गवर्नर को उसको 1 से 3 महीने का समय दिया गया और यहाँ डेमोक्रेटिक वॉइस को जगह दी गई है। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ पेपर नहीं है, ये लोगों की इच्छा है। भाई वो जिस सरकार को लोगों ने इलेक्ट किया है, अगर वो अपने हिसाब से लेजिस्लेशन नहीं कर सकती है, और लेजिस्लेशन कहाँ कर रही है, वो तो सेपरेशन ऑफ पावर में जो स्टेट्स के पावर है, स्टेट्स जिन चीजों पर लॉ बना सकते हैं वहीं पर कर रही है। तो कुल मिला जुलाकर एक फिक्स कर दिया है पैटर्न, जिसमें गवर्नर अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकते हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज या डेमोक्रेटिक वॉइस को अपहेल्ड किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये एक अच्छा मैसेज है। दूसरी चीज ये है कि ये ऐसा मैसेज नहीं है कि स्टेट कुछ भी ऐसा लेकर आए जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप के दायरे के बाहर हो, या इस दायरे के बाहर हो कि स्टेट जिन सब चीजों पर कानून नहीं बना सकती है उसके ऊपर कानून बना के लाए तो वो भी गवर्नर एसेंट देगा, या वो 2 बार विधानसभा पास कर दे तो एसेंट होगा। ये सारी चीजें नहीं है। चीज है कि अगर जो तय संवैधानिक दायरा जो है, उस संवैधानिक दायरे में अगर कोई स्टेट कानून बनाती है और वो कानून गवर्नर 1 महीने से 3 महीने तक डिफरेंट, एक तो वो उससे संतुष्ट हुए तो पास कर सकते, दूसरा वो उनको डिफरेंसेस है तो कैबिनेट को दे सकते हैं, तीसरा क्या है वो नहीं पास करना चाहते तो भी 3 महीने तक कर सकते, फिर प्रेसिडेंट के रेफरल के लिए तो वो भी 3 महीने का पावर है। इसके अलावा 2 बार वो भेज दे तो उनको सोचना नहीं है, वो करना ही करना है। तो ये उन्होंने क्लियर कर मैसेज कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब है कि मिसयूज ऑफ द पावर को रोका, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और वॉइस को बढ़ाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको क्लियरिटी होगी। कल के न्यूज़पेपर का यही आर्टिकल आने वाला है, यही टॉप न्यूज़ होने वाला है। इसके पॉलिटिकल कमेंट्री और पॉलिटिकल मीनिंग को मत समझिए, इसके एकेडमिक मीनिंग को समझिए, आर्टिकल 200 को समझिए, गवर्नर के अधिकार को समझिए। फेडरलिज्म में गवर्नर स्टेट का नॉमिनल हेड होता है और साथ ही साथ वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। देखिए गवर्नर का रोल भी बहुत क्रूशियल है। जो स्टेट जो मतलब ये है बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ पर गवर्नर का रोल क्रूशियल है, या ऐसे स्टेट जहाँ पर लिंग्विस्टिक आधार पर या ऐसे आधार पर जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन या जो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज कोई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो उसी 356 को यूज करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। तो इस जजमेंट को पर्टिकुलरली आर्टिकल 200 से जोड़कर देखना है, सरकारिया आयोग से जोड़कर देखना है, मिसयूज ऑफ द पावर से जोड़कर देखना है, और कोर्ट ने जो जुडिशियल रिव्यू का पावर अपने पास रखा है उस हिसाब से भी जोड़कर देखना है। और इसके अलावा हमें एक हिसाब से और जोड़ के देखना है कि जो डेमोक्रेटिक वॉइस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो हमने आंसर कर लिए। इसके अलावा मेरा जो वीडियोस है 75 ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो निश्चित तौर पर देखिए। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर एक कोई वीडियो करूं तो आप मुझे निश्चित तौर पर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे देखते रहिए, और मैं क्लासरूम प्रोग्राम बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। उसके लिए भी आपको मैं इस चैनल के ऊपर बताऊंगा, और आप क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो पेड और सब्सक्रिप्शन बेस पर होगा। खैर, इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।